हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? कंफर्म कर दीजिए, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। कंफर्म मी, जल्दी से कंफर्म कीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग आ जाओ भाई, जल्दी से ज्वाइन कीजिए फटाफट से। चलिए, वेरी गुड, सभी लोग ज्वाइन कीजिए फटाफट से। हेलो, हाय प्रियंका, वर्षा, कृपया, हेलो काजल, सभी को गुड इवनिंग। हेलो शुभकांत, दीपा रानी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चंदन वेरी गुड इवनिंग। रिया, चलिए ओके, सभी लोग आ गए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है तो हम दिलशाद, हाय सर, हेलो हेलो दिलशाद। सौरभ झा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। मनीष कुमार, हेलो सर, हेलो। चलिए जल्दी से बताइए, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो चलते हैं और हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सभी का स्वागत है आज के हमारे इस ब्यूटीफुल से सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने तीसरा चैप्टर अपना स्टार्ट किया है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, जिसका नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आज का सेशन है, इस आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही डीप में, बहुत ही अच्छी तरीके से जाने थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, वैसे ही बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ भी आज हम पढ़ने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से अपने टॉपिक पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये रहा आज का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए ओके, हाँ जी। यहाँ पे हमने जो अपना पिछला जो लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद कीजिए, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, याद कीजिए जब मैंने आप लोग को बताया हुआ था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मैंने बतलाया हुआ था कि मेल में होता है टेस्टिस, और फीमेल में यदि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। क्लियर? फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और यदि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें या फिर एक्सेसरी डक्ट उसको हम बोलेंगे, तो उसमें क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, ये सब क्या है? ये सब है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी डक्ट। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चार्ट, और ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? मैंने बतलाया हुआ था जो कमर वाला रीजन होता है, जो कमर वाला पोर्शन होता है, ये दिख रहा होगा आपको, जो कमर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विस रीजन। इसी पेल्विस रीजन में, इसी पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पेल्विस वाले रीजन में क्या होगा सिचुएटेड? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी, और ओवरी होता है पेयर्ड। जैसे मैंने बतलाया हुआ था कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो था टेस्टिस, और टेस्टिस भी था पेयर्ड, यानी कि जोड़े में, यानी कि टोटल 2 टेस्टिस प्रेजेंट थे। क्लियर? मैंने बतलाया हुआ था कितने टेस्टिस टोटल प्रेजेंट थे, तो टोटल
दो टेस्टिस प्रेजेंट थे। तो जैसे हमने बात करी वहां पे कि दो टेस्टिस प्रेजेंट थे, वैसे ही यहाँ पे दो ओवरी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे दो ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यदि इनमें एक्सेसरी डक्ट की बात करें, ठीक है, यदि इनमें एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो सबसे पहले देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ओवम का फॉर्मेशन करना, यानी कि अंडाणुओं को बनाना। किसका काम होता है? इन ओवरीज का काम होता है। वहीं यदि हम बात करें एक्सेसरी डक्ट की, एक्सेसरी डक्ट का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी के अलावा जो था फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं ओविडक्ट। तो ओविडक्ट दो होता है, तो ये ओविडक्ट हो गया जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस हो गया गर्भाशय जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और एक हो गया वेजाइना जो कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी कि फीमेल का एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज वेजाइना, जिसको हिंदी में पढ़े होगे योनि के नाम से, ठीक है। वेजाइना मीन्स योनि, क्लियर। सो ये क्या है? ये है फीमेल के एक्सेसरी डक्ट या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बट वहीं यदि हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है यानी कि फीमेल का बिल्कुल बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें होता है मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन, क्लाइटोरिस, जिसके बारे में अभी हम आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक के बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम सबसे पहले ओवरी पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसीलिए हम सबसे पहले किसकी क्या पढ़ेंगे? ओवरी। तो देखिए सबसे पहला ही पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर्ड ओवरी, यानी कि ओवरी जो होते हैं पेयर्ड होते हैं, यानी कि एक जोड़ा ओवरी प्रेजेंट होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसकी यदि बात करें तो यही है वेजाइना, जहां पे जिसमें क्या होता है मेल का पेनिस एंटर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये है ओवरी, अंडाशय जिसमें बनता है ओवम यानी कि अंडाणु। अब यहाँ पे ये जो ओवरी है, इस ओवरी में बनता है क्या? ये जो ओवरी है इस ओवरी में बनेगा क्या? अंडाणु यानी कि अंडाशय। तो फॉर्म ओवम, ठीक है, फॉर्म ओवम, ओवरी में बनेगा ओवम। अब देखिए उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए यहाँ पे ओवरी जो है, एक ओवरी ये रहा और एक ओवरी ये रहा, यानी कि टोटल दो ओवरी प्रेजेंट हैं, यानी कि पेयर्ड ओवरी है, ठीक है। अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब पे। तो फैलोपियन ट्यूब एक यहाँ ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है? एक ही फैलोपियन ट्यूब है। तो याद रखिएगा ये वाला फैलोपियन ट्यूब अलग है और ये फैलोपियन ट्यूब अलग है, ठीक है। सॉरी, ये वाला यहीं तक, ये वाला फैलोपियन ट्यूब, ठीक। तो फैलोपियन ट्यूब भी एक जोड़ी यानी कि वन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना भाई, इसी फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, ठीक है। और ये कितना? दो ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट की, तो इसके तीन पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। सबसे यदि नीचे वाले पार्ट की बात करें, सबसे पहले वाले पार्ट की, तो इसका नाम होता है इनफंडिबुलम, ठीक है। और जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, उसको बोलते हैं एम्पुला। और सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। फिर से सुन लीजिए, ओवरी दो है, फैलोपियन ट्यूब भी दो हैं। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो दो लिखा हूं मतलब फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट भी फीमेल के, हर एक फीमेल के बॉडी में
2 ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि जो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इनफंडिबुलम, ठीक है, सबसे पहला इनफंडिबुलम जो कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम। दूसरा ये वाला जो पार्ट है दैट इज एम्पुला। क्लियर, कौन सा पार्ट है, एम्पुला। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब के टोटल 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। अब देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब का जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है, इस इनफंडिबुलम वाले पार्ट के कॉर्नर पे, किनारे पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है जी, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्री। अब ये जो फिम्ब्री है, फिम्ब्री का काम क्या होता है, देखिए याद रखने का तरीका बतलाता हूं। फिम्ब्री, FI फॉर फिम्ब्री और FI फॉर फिंगर, ये जो हाथ है ये फिंगर, इसका काम क्या होता है, कैच करना, पकड़ना। तो ओवरी के अंदर जो ओवम बनता है ना, उस ओवम को पकड़ करके लाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो कलेक्शन ऑफ ओवम किसका काम होता है, फिम्ब्री का। क्या है फिम्ब्री का काम, कलेक्शन ऑफ ओवम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम को कलेक्ट करने का काम होता है फिम्ब्री का। क्लियर। अब देखिए, फिम्ब्री ने ओवम को कलेक्ट किया तो ओवम आया पहले इस्थमस में, फिर आएगा एम्पुला में, ठीक है। अब एम्पुला तक ये पहुंच गया ओवम। अब यहां से मेल और फीमेल के बीच में यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो मेल का स्पर्म कहां पे जाएगा, मेल का स्पर्म जाएगा आगे आगे, उसके पास मोटिलिटी होती है, इसके कारण आगे आगे जाते जाते वो भी कहां पे जाएगा, वो भी जाएगा एम्पुला में। और ये जो एम्पुला है, इसी एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसी एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब वो कहां पे आएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब वो आएगा इस यूट्रस की ओर। और फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो देखिए, ये रहा स्पर्म मान लीजिए और ये रहा ओवम। जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये बनाता है जाइगोट, जिसको आप लोग यदि कोई बिहार बोर्ड वाले होगे तो क्लास 10th में उसको पढ़े होगे युग्मनज के नाम से, ठीक है। जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, ठीक है, जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो अब बन गया जाइगोट। तो जाइगोट को यहां से लेकर के यूट्रस यानी कि गर्भाशय तक पहुंचने में 7 दिन का समय लगता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। जो जाइगोट होता है उस जाइगोट को एम्पुला से लेकर के यूट्रस तक पहुंचने में 7 दिन का समय लगता है, 7 डेज, ठीक। अब क्या होगा, 7 दिन के बाद वो कहां पे पहुंच जाएगा, यूट्रस में। अब यूट्रस जो होते हैं ना बाबू, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। जो यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है, यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट को फंडस, बीच वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस के 3 पार्ट, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। यदि हम यूट्रस के लेयर की बात करें तो यूट्रस के लेयर भी 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे बाहर वाला होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। अभी मैं एक नॉर्मल हाथ से भी डायग्राम बना करके आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है।
तो जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, इस सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो बीच वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये जो जाइगोट था, कहां गया जाइगोट भाई, जाइगोट ये रहा। तो ये जो जाइगोट था फर्टिलाइजेशन के बाद जो बन गया, अब जाइगोट क्या होगा, अब जाइगोट 7 दिन के बाद आएगा यूट्रस के फंडस वाले पार्ट में और एंडोमेट्रियम वाले में, क्योंकि अंदर से जाएगा, अंदर ही अंदर, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट मिलेगा, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस के फंडस वाले पार्ट में और एंडोमेट्रियम वाले लेयर में जाकर के वो धंस जाएगा, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और उसी प्रोसेस के द्वारा आने वाले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, यानी कि न्यू बेबी का डेवलपमेंट होगा, और वहीं से फिर बच्चा बड़ा होगा, और जब उसका 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो वो इस दुनिया में बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखता क्या है ये लाइन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा, फीमेल यानी कि फीमेल गैमीट, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा मतलब एग, मतलब फीमेल गैमीट, और कुछ स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यदि हम हर एक ओवरी की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ओवरी के यदि लेंथ की बात करेंगे तो 2 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड, इधर भी ओवरी प्रेजेंट है और इधर भी, यानी कि दोनों, और किसके, लोअर एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके दोनों साइड, एक इधर भी दोनों साइड से 2 ओवरी प्रेजेंट, यानी कि एक ओवरी एक साइड और एक ओवरी दूसरे साइड प्रेजेंट होता है, और ये कनेक्टेड होते हैं पेल्विक वॉल्स, पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। आगे बढ़े, जल्दी से बताइए सभी लोग, यहां तक क्लियर है। मनीष, प्रियंका, सौरभ, कृपया, काजल, शुभकांत, दिलशाद, आशुतोष, रिया, दीपा, पूजा, वर्षा, सुरेश, चंदन, रागिनी, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, ओके, थैंक्स कृपा। चलिए कृपया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ये भाई साहब क्या कहते हैं, देख लीजिए। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, यानी कि जितने ओवरी, दोनों जो ओवरी है वो कवर होते हैं एक थिन यानी कि पतले से एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा, जो कि इनक्लोज यानी कि घिरा हुआ होता है ओवेरियन स्ट्रोमा से। क्लियर। यदि स्ट्रोमा की बात करेंगे तो स्ट्रोमा का जो आउटर वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। ओवरी कंटेन ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल। तो ये देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है ओवरी, और ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, देखिए ग्राफियन फॉलिकल में होता क्या है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले बनता है क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद क्या बनता है, ग्रोइंग फॉलिकल, यानी कि वो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या करेगा, अब ग्रो करेगा। उसके बाद वो क्या बनेगा, उसके बाद जब वो ग्रो करेगा तो वो एग सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जिसके बाहर में बहुत से फॉलिक्यूलर सेल्स होंगे। अब वो मैच्योर बन जाएगा धीरे धीरे, सेकेंडरी वाले स्टेज में आएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा।
और वो जो मैच्योर फॉलिकल, और इधर बन रहे होते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है, इधर बन रहे होते हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये अब क्या होगा, अब क्या होगा जब वो फॉलिकल मैच्योर हो गया, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा तब क्या होगा, ओवुलेशन। और ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का निकलना, ओवम के निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। ओवम के निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। कहां से, इसी ग्राफियन फॉलिकल से, इसी ओवरी के पार्ट से, इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, यानी कि जितने फॉलिकल्स होते हैं, चाहे जब जब बनेंगे फॉलिकल्स, उनके बीच में सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट होता है ओवम, जो कि ओवुलेशन के दौरान रिलीज हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, अब देखिए यहां से इसको समझिए, ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये भाई साहब क्या कहते हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या है, ओवरी, दो ओवरी है, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक। फैलोपियन ट्यूब भी दो हैं, एक ये और एक ये, ठीक। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम का जो किनारा है वहां पे ये जो दिख रहा होगा आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। ओवम यहां से निकलेगा, इस फिम्बरी के थ्रू आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनकर के कहां पे आ जाएगा, यूट्रस, यानी कि गर्भाशय में। और यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है फंडस, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। तो वो जो जाइगोट होगा वो यूट्रस के फंडस वाले पार्ट के एंडोमेट्रियम वॉल में आकर के धस जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट का, वो जो जाइगोट होता है उस जाइगोट का यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में आकर के धसना, जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर। और यूट्रस के तीन वॉल होते हैं, अंदर वाला एंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, और बाहर वाला पेरीमेट्रियम, ठीक। अब देखिए एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट का मतलब क्या होता है भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी डक्ट मींस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया फैलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट, जो टोटल दो होते हैं दोनों साइड, यानी कि वन पेयर। दूसरा हो गया यूट्रस, या जिसका दूसरा नाम है वोम्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और तीसरा हो गया वेजाइना, यानी कि योनि। तो यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में अब पढ़ेंगे, तो आइए भाई उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं फैलोपियन ट्यूब को। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं फैलोपियन ट्यूब को। तो देखिए यही है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है जी, यही है फैलोपियन ट्यूब, ये वाला, यही वाला है फैलोपियन ट्यूब, उसी को अलग से यहाँ पे बना दिया गया है। तो यदि हम फैलोपियन ट्यूब की लंबाई की बात करेंगे तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और तीसरा होता है इस्थमस। सबसे पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और तीसरा होता है इस्थमस। अब आइए सबसे पहले देखते हैं इनफंडिबुलम के बारे में। इनफंडिबुलम, ठीक है, जो कि उसका सबसे पहला पार्ट है। किसका सबसे पहला पार्ट है भाई, ओविडक्ट का, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का। इसके शेप की बात करेंगे तो इसका शेप फनल शेप का होता है।
और इसका जो ओपनिंग होता है यानी कि इनफंडिबुलम का जो किनारा होता है उस किनारे पे बहुत से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्ब्री। और इस फिम्ब्री का काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम, यानी कि ओवम को कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर में लाने का काम किसका होता है, इसी फिम्ब्री का। ठीक, दूसरा पार्ट है एम्पुला। ये वाइडर पार्ट होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इसी एम्पुला पे, फर्टिलाइजेशन भी होता है। क्लियर, इसी एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है जी, यहां तक चलिए। तीसरा पार्ट है इस्थमस। ये वाला पार्ट, इस्थमस सबसे नैरो पार्ट यानी कि सबसे पतला पार्ट होता है जो कि जोड़ता है किससे, जोड़ता है किसको, फैलोपियन ट्यूब को, सॉरी फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ जोड़ता है कौन, उसका नैरोर पार्ट जिसको बोलते हैं इस्थमस। द सिलिएटेड एपिथेलियम lined the lumen of oviduct drives the ovum towards the uterus। ठीक है, यानी कि जो ओविडक्ट का जो ल्यूमेन होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब की कैविटी जो होती है वहां से ओवम को यूट्रस तक पहुंचने में सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो उसकी मदद करता है। ये बात याद रखिएगा। आइए अगले पे। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है भाई, तो दूसरा पार्ट है यूट्रस। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट है यूट्रस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। इट इज इनवर्टेड पियर शेप्ड, यदि इसके शेप की बात करें तो उल्टा पियर शेप्ड का इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, ये जो है ये पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ होता है लिगामेंट की मदद से। ठीक है, लिगामेंट की मदद से। यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं भाई, यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला फंडस दिख रहा होगा, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से यूट्रस को अलग से निकाल दिया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है पूरा यूट्रस। तो यूट्रस की पार्ट की यदि बात करें तो ये ऊपर वाला पार्ट फंडस, तो यही लिखा है अपर फंडस। मिडिल बॉडी, जो ये मिडिल वाला है इसका नाम होता है बॉडी। और टर्मिनल यानी कि लास्ट वाला जिसका नाम होता है सर्विक्स। और यही सर्विक्स आगे चल करके वेजाइना में ओपन होता है। क्लियर, यही जो सर्विक्स है ये वाला सर्विक्स यही आगे चल करके वेजाइना में खुलता है। क्लियर, तो ये हो गई यूट्रस के पार्ट की बात। यदि हम बात करें यूट्रस के लेयर की तो यूट्रस के तीन लेयर होता है। पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, सबसे बाहर में पतला सा मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, देखिए मिडिल वाला थिक लेयर होता है स्मूथ मसल का बना हुआ होता है दैट इज मायोमेट्रियम। और इनर वाला अंदर वाला होता है एंडोमेट्रियम। और ये ग्लैंड्यूलर एंड वेस्क्यूलर भी होते हैं यानी कि इनमें बहुत से ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एंडोमेट्रियम को बोला जाता है हाईली इनर ग्लैंड्यूलर एंड वास्कुलर। क्लियर, तो ये है आपका यूट्रस। यूट्रस हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे, सी वाला, जिसका क्या नाम था भाई, जिसका नाम था वेजाइना। अब देखते हैं वेजाइना के बारे में कि वेजाइना क्या होता है। सो तो देखिए वेजाइना के बारे में, वेजाइना, ठीक, इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। देखिए ये रहा वेजाइना, ये रहा वेजाइना। तो ये जो वेजाइना है ये यूरेथ्रा और एनस के बीच का पार्ट है। ये रहा यूरेथ्रा और इधर हो गया
एनस। तो यूरेथ्रा और एनस के बीच वाला पार्ट है ये वैजाइना। क्लियर? यूरेथ्रा एंड एनस के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं वैजाइना। क्लियर? अब देखिए, ये है यूरेथ्रा। ये मैंने क्या बतलाया हुआ था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में कि यही यूरेथ्रा क्या करता है, इसी यूरेथ्रा के द्वारा सीमेन का भी सीमेन भी रिलीज होता है और यूरिन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो वही है ये यूरेथ्रा। और ये रहा वेजाइना, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि इधर से ही मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इधर से ही एंटर करता है। मैंने बतलाया हुआ था कि वेजाइना के ऊपर में एक छोटी सी हल्की सी पतली परत होती है जिसको बोलते हैं हाइमेन। हिंदी में इसको कॉमन लैंग्वेज इसको सील भी बोला जाता है। ठीक है, और याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ होगा कभी, यदि ऑफलाइन क्लास वाले जो स्टूडेंट हो गया फिर नहीं बतलाया होगा तो अभी सुन लीजिए कि जो हाइमेन होता है यानी कि जो सेल होता है ये फर्स्ट कॉइटस के दौरान टूट जाता है। यानी कि जब भी मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान टूट जाता है। ठीक, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो जब फीमेल को कोई पेन ज्यादा नहीं होता या फिर फीमेल में ब्लीडिंग नहीं होती तो बहुत से मेल्स ये जज करते हैं कि वो जो फीमेल है उसने किसी और के साथ भी पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है। ठीक है, बट पहले के टाइम जो था, पहले के टाइम में फीमेल्स जो थी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करती थी, ना साइकिलिंग करती थी ना गेमिंग करती थी। अभी तो वो हर चीज कर रही है, साइकिलिंग हो गया, गेमिंग हो गया, फाइटिंग, रेसिंग, बॉक्सिंग, हर चीज कर रही है। तो ये जो हाइमेन है ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो टूट ही जाता है, बट साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स के दौरान भी ये टूट सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी ये मिथ नहीं रखना चाहिए कि ये जो हाइमेन है ये वर्जिनिटी का सिंबल है। So no, hymen is not the symbol of virginity because it can turn during sports, यानी स्पोर्ट्स साइकिलिंग। यानी कि ये जो हाइमेन है ये यानी कि ये जो सील है ये साइकिलिंग के दौरान, ठीक है, स्पोर्ट्स के दौरान, बाइक जो ड्राइव करती है उसके दौरान, या फिर क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, बॉक्सिंग करे, किसी के भी दौरान ये ज्यादा रनिंग करे उसके दौरान भी ये टूट सकता है। सो याद रखिएगा ये पॉइंट कि हाइमेन इज नॉट द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, यानी कि हाइमेन जो होता है ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं होता है। क्लियर? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेल्विस वाला रीजन है, देख रहे हो, ये कमर वाला पोर्शन है, बैक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ब्लेडर। ब्लेडर का मतलब यूरिनरी ब्लेडर, यानी कि इसी में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, पेशाब यहीं पे जमा होता है इसी यूरिनरी ब्लेडर में। ठीक है जी। वही यदि हम बात करें यूट्रस की तो यही होता है यूट्रस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। यहीं पे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही जब फीमेल जैसे जैसे प्रेग्नेंट होती है, बच्चा ग्रो करता है, तो फीमेल का पेट का साइज जो है ऐसे ही बढ़ता है, दैट इज यूट्रस। ये रहा फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। ये रहा ओवरी यानी कि अंडाशय जो कि बनाता है अंडाणु यानी कि ओवम। ये रहा सर्विक्स, यूट्रस का लास्ट पार्ट, और ये है रेक्टम, और उसके बाद में ये होता है एनस। ठीक है, बट ये जो रेक्टम और एनस है ये पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो यदि यदि स्पर्म इसके अंदर जाता है, वैसे तो जो नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो किसके द्वारा होता है, वाजाइना के द्वारा ही होता है। ठीक है, बट यदि गलती से मान लीजिए, सिर्फ नॉर्मल पॉइंट के लिए बोल रहा हूं कि यदि स्पर्म इसके अंदर जाता है तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। बस यहाँ पे था तो मैंने बतला दिया। क्लियर? सो ये रहा वेजाइना कि ये यूरेथ्रा एंड एनस के बीच का पार्ट है। The lumen of vagina is lined by a glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and
बार्थोलिन ग्लैंड। जो वेजाइना का जो ल्यूमेन होता है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है, जिसमें बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये बना हुआ होता है सेंसिटिव पेपिली और बार्थोलिन ग्लैंड का। क्लियर? सेंसिटिव पेपिली एंड बार्थोलिन ग्लैंड का। यदि हम बात करें बार्थोलिन ग्लैंड के सेक्रीशन की, तो बार्थोलिन ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है ये क्या करता है, तो ये पेनिस को लुब्रिकेशन यानी कि मेल के लिंग को लुब्रिकेशन प्रदान करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, यानी कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध। तो ये हमने पढ़ा, उसके बारे में कुछ नॉर्मल बात है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले ले, तो ले लेते हैं भाई 2 मिनट का ब्रेक, जिससे कि स्टूडेंट थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाए, मजा भी आए पढ़ने में। वैसे तो मजा आ ही रहा होगा, ऊपर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बट और मजा आएगा धीरे धीरे, और जब अच्छे मार्क्स आएंगे तब तो और ज्यादा मजा आएगा। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तब तक किसी कुछ पूछना हो या फिर कुछ तो आप लोग पूछ सकते हो, चैट बॉक्स ओपन है। Have any doubt or anything, then you can ask to me. सर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी वही ना होगा जो आप ग्राफियन फॉलिकल का बताए हैं? हाँ जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल वही होगा। आते हैं उस पे भी आते हैं, एक्सेसिव ग्लैंड पे भी आएंगे। अब तो वॉइस ब्लर वगैरह नहीं ना करती है, अब सब ओके रहता है ना? अब तो वॉइस ब्लर वगैरह नहीं ना करती है। चलिए ओके, चलिए बेल बज गई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। 2 मिनट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, चलिए अब आइए और देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ये था फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ इस टाइप का होता है। फीमेल का जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और इसके ऊपर में जो हेयर थे अभी, इस हेयर का नाम, यानी कि ये वाला जो हेयर है, इस हेयर का नाम क्या होगा? प्यूबिक हेयर, ठीक है। इस हेयर का नाम क्या होगा? प्यूबिक हेयर, जो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन पे प्रेजेंट होता है। देखिए ये फीमेल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज क्लाइटोरिस, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये वाला जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसके बड़े वाले छेद के बगल में छोटा सा ओपनिंग, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। जहां से फीमेल जो पेशाब वगैरह करती है, तो वो जो यूरिन होता है, यूरिनेशन, यूरिन जो होता है यहीं से निकलता है।
उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि चलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि घुसेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यदि पार्ट में चलेंगे तो होगा कुछ ऐसा कि ये एक मिलेगा हमको बाहर वाला लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये जो दिख रहा है बाहर वाला, इधर वाला लेबिया मेजोरा, उसके अंदर वाला लेबिया माइनोरा, और सबसे अंदर में होता है वेजाइना यानी कि योनि, जिसके अंदर में, इसी के अंदर में यहीं पे क्या होता है, यहीं पे पेनिस एंटर करता है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहीं पे एंटर करता है और अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में इजेक्ट करता है, इजेकुलेशन करता है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसी को बोलते हैं एनस, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो पहले देखिए मॉन्स प्यूबिस के बारे में, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, आप देख लीजिए। तो अभी मैंने बतलाया कि अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, यानी कि फैटी टिश्यू का कुशन होता है, यानी कि फुला हुआ जो यहाँ पे एरिया होता है जिसके ऊपर में प्यूबिक हेयर होते हैं, उसी को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। दूसरा है वेस्टिब्यूल। यदि हम वेस्टिब्यूल की बात करेंगे तो इसी वेस्टिब्यूल के अंदर में यह है मीडियन चैनल, यानी कि उसके बाद वाला, मॉन्स प्यूबिस के बाद वाला नीचे वाला एरिया, तो उसके अंदर कंसिस्ट होते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा बड़ा होता है, देखिए बाहर वाला ये बड़ा क्या है, लेबिया मेजोरा। फ्लैशी होता है, फैटी होता है, इसमें फैटी टिश्यू ज्यादा यहाँ पे होता है। और हेयरी आउटर फोल्ड, यानी कि उनके आसपास जो है हल्का हल्का सा छोटा छोटा हेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो लेबिया मेजोरा है, ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, यानी कि वेजाइना का जो ओपनिंग है उसको घेरे हुए रहता है। वहीं यदि हम बात करें लेबिया माइनोरा की, तो लेबिया माइनोरा स्मॉल होता है, छोटा होता है, थिन यानी कि पतला होता है, एंड हेयरलेस। लेबिया मेजोरा पे कोई हेयर नहीं होता है और वो इनर फोल्ड होता है, यानी कि अंदर वाला होता है। क्लियर। अब आगे देखिए, हाइमेन के बारे में अभी मैंने बतलाया कि हाइमेन जो है एक पार्शियली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। हाइमेन एक पार्शियली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, ठीक है, और फर्स्ट कॉइटस के दौरान ये टूट जाता है। हाइमेन में ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉइंट, ठीक है, यानी कि जो हाइमेन है, ये जो हाइमेन है, ये सडन गिरने से या फिर गिरने से, चोट वोट लगने से भी ये टूट सकता है, या फिर जो इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पोन, जो वेजाइनल टेम्पोन होता है उसके अंदर जाने से भी वो टूट सकता है, या फिर यदि वो फीमेल कोई स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी कर रही है तो उसमें भी वो टूट सकता है, ठीक है। इन सम वुमन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइटस, ठीक है, और कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनमें हाइमन बचा हुआ होता है और वो कॉइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टूटता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाइमेन इज द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हाइमेन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी कि यदि किसी फीमेल के हाइमेन प्रेजेंट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि दैट इज एंड कि शी इज नॉट वर्जिन, ठीक है। शी कैन वर्जिन, वो वर्जिन हो सकती है। यदि ऐसा भी हो सकता है कि उसको स्पोर्ट्स वगैरह साइकिलिंग के दौरान टूट गया हो, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते यदि किसी फीमेल का अभी तक उसके पास यदि हाइमेन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है। क्लियर। और उसके बाद है क्लाइटोरिस। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो थिक यूरेथ्रल ओपनिंग के सामने में प्रेजेंट होता है। क्लियर। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड, ठीक है, जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड। तो देखिए कुछ इस टाइप का होता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में जो ये आपको दिख रहा है छोटे छोटे, इनको बोलते हैं लोब्यूल्स, ठीक है।
मेमोरी ग्लैंड को समझने के लिए यहां से समझिए, जैसे वहां पे बतलाए हुए थे आपको स्पर्म पाथवे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए मिल्क पाथवे। सबसे पहले मेमोरी एल्वियोलाई, ये जो दिख रहा है आपको मेमोरी एल्वियोलाई, देखिए यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से दिखेगा मेमोरी एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होता है, ये एल्वियोलाई यानी कि ये जो एल्वियोलाई होते हैं अंगूर के दाने के जैसे छोटे छोटे एल्वियोलाई मेमोरी ग्लैंड में जो प्रेजेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। क्लियर? इसी मेमोरी एंड एल्वियोलाई के अंदर में मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अब वहां से मिल्क कहां पे आता है आगे, वो यहां से आता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। कहां पे आएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद आगे वाला पोर्शन को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। वो कहां पे आएगा? सबसे पहले मेमोरी एल्वियोलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, उसके बाद वो आएगा मेमोरी डक्ट में। उसके बाद वो आएगा मेमोरी एम्पुला। ये रहा मेमोरी एम्पुला, ये वाला जो पोर्शन आगे वाला इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। तो उसके बाद मिल्क कहां पे आएगा? मिल्क आएगा मेमोरी एम्पुला पे। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा कहां पे? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद वो आएगा निपल में। और इसी निपल के द्वारा जो बेबी होता है वो अपनी माँ का दूध पीता है इसी निपल के द्वारा। और ये जो निपल होता है इसके चारों ओर जो ये ब्लैकिश टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एरियोला। ठीक है? और इसके अंदर बहुत से फैटी टिश्यू होते हैं जिसके कारण क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि सॉरी, जो फीमेल के यदि ब्रेस्ट की साइज की यदि बात करेंगे, मेमोरी ग्लैंड की साइज की यदि बात करेंगे, तो वो डिपेंड करता है इनके फैटी टिश्यूज पे। ठीक है? जितना कम फैटी टिश्यू होगा उसका ब्रेस्ट साइज कम होगा, जितना ज्यादा फैटी टिश्यू होगा उसका ब्रेस्ट साइज ज्यादा होगा। ये होता है रिब वाला पोर्शन। ठीक है? और यहाँ पे जो मसल होता है जहां पे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है उस मसल का नाम होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये चीज याद रखिएगा। और ये जो मेमोरी एल्वियोलाई होते हैं ये मेमोरी लोब्स के अंदर में। तो अब देखिए यहाँ पे लाइन क्या कह रहा है मेमोरी ग्लैंड का। यदि हम मेमोरी ग्लैंड के लाइन पे चलेंगे तो मेमोरी ग्लैंड का लाइन क्या कह रहा है भाई, इसको देख लीजिए। अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, यानी कि मेमोरी ग्लैंड भी वन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक? ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 50 to 20 मेमोरी लोब्स, यानी कि मेमोरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उनमें हर एक ब्रेस्ट में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? 15 से 20 लोब प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि मेमोरी एल्वियोलाई का गुच्छा प्रेजेंट होता है। देख रहे हो, पूरा का पूरा गुच्छे के जैसे प्रेजेंट होता है। इन्हीं सेल्स के पास यही एल्वियोलाई के सेल्स जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं मिल्क। और ये मिल्क स्टोर कहां पे होता है? तो ये मिल्क स्टोर होता है एल्वियोलाई में। क्लियर? अब अगला जो है ये कह रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, यानी कि जो एल्वियोलाई होता है वो ओपन होता है कहां पे? मेमोरी ट्यूब्यूल में। जो ट्यूब्यूल होता है, द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, और वो बनाता है क्या? मेमोरी डक्ट। देखिए जहां पे मेमोरी ट्यूब्यूल है, मेमोरी ट्यूब्यूल आगे चल करके बनाया मेमोरी डक्ट। ठीक है? बहुत सारे मेमोरी डक्ट आपस में मिल करके बनाते हैं मेमोरी एम्पुला। ये रहा मेमोरी एम्पुला। और वो मेमोरी एम्पुला आपस में मिलकर के बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ये रहा लैक्टिफेरस डक्ट। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट और निपल के द्वारा जो है मिल्क वो बॉडी से बाहर आता है। और वो जो बेबी होता है वो बेबी उसको शक करता है, उसको पीता है और ग्रो करता है। क्योंकि और यही जब आगे पढ़ाएंगे गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, जब इसी में पढ़ाएंगे आगे गैमीटोजेनेसिस, तो उसी गैमीटोजेनेसिस में आपको बतलाएंगे कि जो फीमेल का जो मिल्क होता है, ठीक है, जो फीमेल की यदि मिल्क की बात करें, यदि हम फीमेल के मिल्क की बात करें तो फीमेल जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है उसके बाद
सर्टेन जो डॉक्टर होते हैं वहां पे उस बेबी को मम्मा के ऊपर में रख देते हैं, जिसके कारण वो बेबी जो है वो मम्मा के निपल को शक करेगा। अब जैसे ही वो बेबी मम्मा के निपल को शक करेगा, वैसे ही उस फीमेल के बॉडी में एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होगा, जो कि उसके ब्रेन तक ये मैसेज दे देगा कि आपके बेबी की अब डिलीवरी हो चुकी है, अब आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, आप मिल्क सेक्रेशन स्टार्ट कीजिए। और फिर क्या होगा, मिल्क सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब तक फीमेल के बॉडी में मिल्क सेक्रेशन होता रहता है, यानी कि लैक्टेशन का प्रोसेस होता रहता है, तब तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, यानी कि उस टाइम फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं। अब जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन फेज नहीं होगा। जब ओवुलेशन फेज नहीं होगा, तो वैसे भी ओवम बना नहीं था, ओवम रिलीज नहीं होगा, यानी कि जब तक फीमेल आफ्टर डिलीवरी भी, जब तक फीमेल अपने बेबी को मिल्क इंजेक्शन करवा रही है, जब तक दूध बन रहा है, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, तब तक अपने हस्बैंड के साथ ये कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, यदि उसके हस्बैंड का स्पर्म यदि फीमेल के बॉडी में चला भी जाएगा, तब पर भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, बिकॉज फीमेल में अभी ओवम बन ही नहीं रहा है, तो वो प्रेग्नेंट कहां से होगी, उसमें प्रेगनेंसी कहां से आएगी। ठीक, तो जब मिल्क निकलना स्टार्ट होता है, उस टाइम स्टार्टिंग का 2 से 3 दिन का जो मिल्क होता है, 2 to 3 डेज मिल्क, यानी कि उसका जस्ट आफ्टर डिलीवरी के 2 से 3 दिन का जो मिल्क होता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है, वो जो स्टार्टिंग वाला जो मिल्क होता है, उस स्टार्टिंग वाले मिल्क में होता है एक इम्यूनिटी, एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं IgA, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A प्रोटीन। ठीक है, तो जो फीमेल एजुकेटेड नहीं होती है वो क्या करती है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाला जो मिल्क होता है, इस मिल्क का कलर येलोइश होता है। ठीक है, तो फीमेल्स को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसके बच्चे के लिए हानिकारक हो, बट इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी स्टूडेंट को इसलिए भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि नहीं किसी एग्जाम में तो कम से कम वो यदि एग्जाम में नहीं बैठेगा, तो कम से कम उसके जिंदगी में तो बायोलॉजी काम आएगा। तो वो जो अनएजुकेटेड फीमेल होती है, उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा तो नहीं कि वो जो मिल्क है पीला पीला कलर का है, कहीं वो हमारे बच्चे को खराबी करे, और वो इसको निकाल के फेंक देती है, वो अपने बच्चे को ये मिल्क नहीं पिलाती है। ठीक है, बट ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़े गलतियों में से एक होता है, क्योंकि यदि वो बेबी उस मिल्क को नहीं शक करेगा, उस मिल्क को नहीं पिएगा, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसको बहुत से समस्याओं को झेलना पड़े, और बहुत सी बीमारियां उसे हो, क्योंकि यही जो IgA है, यही उसके बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम बनाता है। और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम का नाम ही हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र, रोगों से बीमारियों से लड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बीमारी का कोई वायरस यदि आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वो इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करेगा, और जब बच्चे को यही नहीं होगा तो उसका इम्यून सिस्टम क्या खाक फाइट करेगा, तो इसके कारण वो बच्चा अक्सर बीमार होगा। इसीलिए आप भी जब फ्यूचर में ऐसा हो, जब उस फेज में आओ, ठीक है, तो डेफिनेटली बात है कि अपने बच्चे को वो मिल्क जरूर पिलाओ, क्योंकि वो जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही किफायती होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। बहुत ही मतलब कि कितना भी कीमत दे दो, फिर भी वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए याद रहे, तो वो जो 2 से 3 दिन का मिल्क होता है, उसका नाम भी लिख लीजिए। वो जो स्टार्टिंग का 2 से 3 दिन वाला जो मिल्क होता है, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम। क्लियर, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम। ठीक है,
बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रॉल के बीच में, मतलब कि कोलेस्ट्रम को बहुत बार वो कोलेस्ट्रॉल लिख देते हैं, ठीक है। सो याद रहे ये कोलेस्ट्रॉल अलग है और कोलेस्ट्रम अलग है। तो जो स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्लियर। सो फाइनली हमने अपना 2 टारगेट कंप्लीट कर लिया। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक जो था, जिसका नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कर ही लिया था। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आज हमने कर ही लिया। दूसरा जो था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हमने कर लिया। याद रहे 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, यानी कि डायग्राम की मदद से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर बना करके उसको समझाइए। या फिर आपसे मेमरी ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जा सकता है, या फिर आपसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी का फंक्शन पूछ लिया जाएगा। तो उस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये जो टारगेट था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इट इज कंप्लीटेड। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। क्लियर है जी? जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। ठीक है बॉस, जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। तो ये है हमारा नेक्स्ट टारगेट, जिसको हम अगले क्लास में फिनिश करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ऐसे ही हम इस चैप्टर को भी बहुत ही सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी अब क्या ही बोले, अब तो सब आप ही पे डिपेंड है, ठीक है। पढ़ाई करो, ठीक है। और बार बार ये चीज मैं कह रहा हूँ, एग्जाम बहुत पास है, चाहे आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम हो या फिर अगले साल का नीट का एग्जाम हो। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं अभी तो 1 साल बाकी है, 9 महीना बाकी है, 10 महीना बाकी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैसे दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब अभी गाना गा रहे होगे ना, अभी मन में आ रहा होगा कैसे कटे ये पल, कैसे कटे ये रातें, ठीक है। बट आगे समय आने वाले में आपको ऐसा लगेगा कि कब कट गए वो पल और कब कट गए वो रातें, उसका ठीक अपोजिट गाना गाओगे। इसीलिए ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है। और क्या ही बोले, बस पढ़ाई करो। रात हो गई है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस सब का भी ख्याल रखो। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वर्षा, प्रियंका, सौरभ, आशुतोष, रिया, दीपा, चंदन, काजल, मनीष, कृपया एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। कोई डाउट है? मनीष कह रहे हैं सर रीनीट होगा फिर 1563 स्टूडेंट को जिनको ग्रेस मार्क मिला है उन वाले स्टूडेंट का। तो भाई उससे आपका क्या लेना देना, आप अपना फोकस करो ना, तभी से उसी चीज पे फोकस है। अच्छी बात है वो भी, लेकिन अभी आप सिर्फ 12th में हो, वैसे भी आपको देना नहीं है, तो इस चीज को आप छोड़ दो, ठीक है। ये सब फालतू बातें हैं, अभी अपने एग्जाम पे फोकस करो कि आपका अपना जो एग्जाम आने वाला है 12th का बोर्ड एग्जाम, और आप जो नीट का एग्जाम दोगे वो अगले साल, ठीक है। तो अभी इस पे फोकस करो, अभी ये छोड़ दो, ये क्या करोगे, ये तो पता ही था कि ऐसा होने ही वाला है, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मनीष, चंदन,
सुरेश, प्रियंका, कृपया, रिया, पूजा, वर्षा, आशुतोष, हैव एनी डाउट? सुरेश, मनोहर, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं, खत्म करें, हम आज का लेक्चर फिनिश करें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स प्रियंका। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो जो पिछला हो गया है, पिछला रिवीजन करते रहिए, आगे वाला भी मन करे तो कुछ पढ़ के आइएगा तो और मजा आएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।